के लोगों से जुड़ा हुआ है, चाहे हम आम लोगों की बात करें, कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस बजट का। आपके साथ वहां पर पैनल मौजूद है। मैं चाहूंगी कि हम छोटी चीज से शुरुआत करें, जीरो से आगे तक जाएं। तो क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से इस बार 2025 का ये बजट नजर आ रहा है? आपके पास मेहमान है, आपके साथ में मौजूद है, ओवर टू यू। देखिए, 1 फरवरी को जब से बजट पेश होने की शुरुआत हुई तब से 9वां बजट, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट। हालांकि दूसरा बजट है तीसरे कार्यकाल का, लेकिन पिछला बजट पूर्ण बजट नहीं था। और उस बजट से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आने वाले 4 साल का रोड मैप यह बजट तय करेगा। ना सिर्फ आने वाले 4 साल, बल्कि 2047 में जो विकसित भारत की कल्पना मोदी सरकार करती है, या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है विकसित भारत की कल्पना का, उसको साकार करने वाला ये बजट कितना महत्वपूर्ण हो पाएगा, ये पता लगेगा। हलवा भी बंट चुका है, फोटो भी खींच चुकी है, लेकिन उस हलवे का स्वाद आम आदमी तक पहुंचता है या नहीं, आज के बजट में मिठास है या केवल तस्वीर जैसा आभास होगा, ये बजट पेश होने के बाद पता लगेगा। हालांकि प्री बजट चर्चा अपेक्षाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन बजट तैयार हो चुका है। बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ में बहुत मजबूत पैनल मौजूद है। यहाँ पर राजेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, अनिकेत जी हैं, मुकेश माथुर जी हैं, कुलदीप जी हैं, सीए हैं, राजकुमार शर्मा जी हैं, बाबूलाल गुप्ता जी हैं, खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखते हैं, धर्मेंद्र आचरा जी हैं, खाने पीने की वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, और साथ में कुलदीप पंकज गुप्ता जी हैं हमारे साथ में, एमएसएमई से जुड़े हुए, लक्ष्मी जी हैं, और हमारे साथ में चंदेला जी हैं। तो पूरे पैनल से बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है आधी आबादी क्या सोचती है। हालांकि लक्ष्मी जी सोशल वर्क भी करती हैं, हाउसवाइफ भी हैं, और कैसे लक्ष्मी जो आती है सरकार के खजाने में, उसका वितरण निर्मला सीतारमण करेंगी। आपके नाम से ही बहुत महत्वपूर्ण बात है शुरुआत करना, क्योंकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी धन के रूप में, संपदा के रूप में, समृद्धि के रूप में सब किसी को चाहिए, लेकिन आधी आबादी को क्या चाहिए इस बजट से? हालांकि बजट पूरा पैक हो चुका है, इससे पहले भी हमने अपेक्षाएं जनता की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, कितनी सुनी कितनी नहीं सुनी अभी पता लगेगा। आपकी क्या अपेक्षा? अपेक्षा सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं को जो भी गृहिणी है, उसके जो आम बजट जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। महंगाई इस स्तर पे आ चुकी है कि उनकी जो थाली थी वो पर डे की 500 से 700 जो मिडिल क्लास की जो हो रही थी 2 टाइम का, वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सब्जियों के दाम देख लीजिए आप, एजुकेशन के अंदर देख लीजिए आप, एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा वो हो चुका है। पढ़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही महंगाई, जिसके ऊपर टैक्स। एजुकेशन हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है, और कई जगह राज्य सरकारें 12th तक एजुकेशन फ्री दे रही है। नहीं, राज्य सरकार में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा लगा जा रहा है। आप आम जब रोड के ऊपर आते हैं, रोड साइड, तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को जो 10th तक है सिर्फ गवर्नमेंट के ही अंदर जो फ्री दे रहे हैं, लेकिन फ्री के अंदर जब हम वहाँ जाके व्यवस्था देखते हैं तो ऐसा कुछ भी उन बच्चों को नहीं है। व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सैनिटरी पैड से ले लीजिए, उनको कंप्यूटराइज से देख लीजिए, या एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो टीचर्स है वो आधे से ज़्यादा टाइम तो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं रहते। कंप्यूटर क्लास के नाम पे भी वहाँ पे 0 है, और जो भी हमें दिया जाता है सुविधा, ऐसी कुछ भी सुविधाएं नहीं दी जाती। तो इन्होंने अपनी अपेक्षाएं बताई, खासतौर से आधी आबादी की अपेक्षाएं, और आधी आबादी बच्चों के भविष्य के लिए क्या अपेक्षा करती है वो भी उन्होंने बताई। धर्मेंद्र जी किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है, हम पढ़ते थे 80% आबादी गांवों में निवास करती है, 80% आबादी कृषक है, उसके बाद में घटकर आंकड़ा 75% पर आया, फिर 70% पर आया। अब कितनी फीसदी आबादी गाँवों में रहती है, और कितनी आबादी किसान खेती में जाना चाहते हैं, और कितने किसान अपने बच्चों को एडवांस या कहें कि प्रोडक्शन में, सर्विस सेक्टर में या दूसरे सेक्टर्स में भेजना चाहते हैं। शशि मोहन जी, आपका, आपके चैनल जी न्यूज़ का, आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। एक्चुअल में क्या है कि आज भी 80% से अबव ही जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक हम कृषि को डेवलप नहीं करेंगे, कृषि पे ध्यान नहीं देंगे, हम हमारा सुखी जीवन हो सकता, और नए हम आगे बढ़ने में विश्व गुरु अपने आप को साबित कर सकते हैं। दूसरी बात है, किसान चाहता क्या है। आपने जैसे अभी ये कहा कि भाई कितने परसेंटेज है जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। जो शिक्षा का जो हमारा मॉडल है वो शहरीकरण है, अर्बन है, ग्रामीण में है नहीं। हमें
जो शिक्षा का बजट है, हमने जितनी जनसंख्या के आधार पे जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे बजट को, गांव की जनसंख्या के आधार पे गांव को नहीं देंगे, तब तक अब हम इस विकसित भारत की कल्पना, चाहे बातें कर लो मगर कल्पना की कल्पना ही रहेगी। इसीलिए गाँव को बजट देना जरूरी है। किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि हर भारतीय वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, वो स्वस्थ रहे, और ये तभी संभव है कि जब किसान अपने उत्पादन का, उसके जो उत्पादन करता है उसको उचित मूल्य मिले। और लेकिन एमएसपी जैसी कोई बात लगता नहीं है बजट में तो आएगी। बजट से क्या अपेक्षा करे किसान? बजट से तो यही अपेक्षा है कि एमएसपी की जो गारंटी कानून है उसको बढ़ा देवें। और दूसरा क्या है कि विषय ही अलग हो गया, लोकसभा उसको लेकर के आएगी, बिल लेकर के आएगी, वो सारी करेगी, क्योंकि एमएसपी पे इसमें तो डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। जो एमएसपी जारी है उस पे वो बजट दे सकती है, जिसके आधार, जैसे राजस्थान में एमएसपी बाजरे पे है और मिलेट फसल भी है, ये इसके बावजूद भी खरीदारी नहीं हो रही है। सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट कह दिया, बोले हम नहीं खरीदारी नहीं करेंगे एमएसपी पे। तो ये बड़ी दुख की बात है। और जब तक वास्तव में ये है कि किसान सबका भला चाहता है, मगर वो भला तभी कर पाएगा जब वो खुद सर्वाइव कर पाएगा इस महंगाई के ज़माने में। निर्मला सीतारमण को हम देख रहे थे, वो रवाना हुई हैं वित्त भवन से। बाबूलाल जी, आपके पास आता हूँ। आपके यहाँ तक पहुँचने में, किसान के खेत से व्यापारी की दुकान तक पहुँचने में प्रोडक्शन तो वही रहता है, सॉर्टिंग होती है, उसकी ग्रेडिंग होती है, लेकिन दाम कई बार ऐसे अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर लक्ष्मी जी की शिकायत होती है कि बजट गड़बड़ा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। क्या विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि यूँ कहा जा सकता है कि किसान कहते ये हैं कि हम अर्बनाइजेशन में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अच्छा सफल हो रहे हैं, परंतु गाँवों में जब तक लोगों को रोकोगे नहीं, जो हमारे भाई साहब ने कहा कि बजट उनके लिए नहीं देंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और वो आदमी वहाँ का वहीं रहेगा और फिर वो अर्बनाइजेशन पे यानी शहरों पे दबाव पड़ेगा और दबाव करके ये सारी महंगाई और ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। और मैं ये कहता हूँ कि जब हमारा देश अभी तक 1,60,00,000 टन खाने का तेल ही आयात करता रहेगा, 40 लाख टन पल्सेज आयात करता रहेगा, तो फिर किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि इनके बजट से कोई किसी गृहिणी की किचन में कुछ सस्ताई आ जाएगी? कहाँ से आएगी? हम तो उन पर निर्भर हैं। वो जो भाव तय करते हैं वो हमारे यहाँ तय होता है। तो ये एक विडंबना है कि अभी तक भी हम खेती के लिए बार बार कहते हैं और करते हैं कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ 60 लाख टन सरसों पैदा कर रहे हैं, हम 120 लाख टन सरसों पैदा कर सकते हैं। किसान को फैसिलिटी दीजिए, किसान की ज़मीन में कम से कम 90% आप सब्सिडी दीजिए, वो समतल कर ले, उसको बीज दीजिए, तो आपका कितना 26 लाख टन तेल ये खाली राजस्थान अधिक पैदा कर सकता है। आप कह रहे हैं किसान को 90% सब्सिडी दीजिए। किसान की सब्सिडी पर व्यापारियों की और कर्मचारियों की भ्रकुटियां तन जाती हैं, और व्यापारियों को अगर लोन में और कोई कर्ज माफी में कोई राहत दी जाती है तो किसान नाराज होते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम डेवलप कर दिया। कर्मचारी की जो बात कर रहे हो, मैं जनरल कर्मचारी की बात नहीं कर रहा, पर राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी की बात करता हूँ। समय आता है और वो फला इतना वेतन वो बढ़ गया, और क्या कारण हो गया कि साहब वो 8वां वेतनमान लागू हो गया, 9वां वेतनमान लागू हो गया, तो फिर वहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो सब वो एक्चुअल में महंगाई दर बढ़ रही है और सारी चीज बढ़ रही है, तो कर्मचारी को भी तो वो ऐसा विषय सर्किल है कि इधर से आप तनख्वाह बढ़ाओगे, उधर से आपकी महंगाई बढ़ेगी, तो परचेजिंग जैसे बढ़ेगी, चीज़ें होंगी, सोर्सेज आपके पास जितने हैं उन सोर्सेज का दोहन तभी हो पाएगा पूरा, जब तक पूरा सब जगह सब तरह से समदृष्टि से आपका बजट दिया जाए। तो ये तो पहले मुर्गी या पहला अंडे वाला सवाल हो गया मुकेश जी, की कर्मचारी को वेतनमान मिलेगा, उसका वेतन बढ़ेगा, फिर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि वो साइकिल कभी टूटेगा ही नहीं। ऐसा है, ये तो एक गलत धारणा है कि वेतन आयोग आने से कर्मचारी का जो वेतन है बेतहाशा बढ़ जाता है। अभी हमने मीडिया कवरेज में भी इस चीज़ को देखा था। वास्तव में अगर सही अनुमान को तरफ लोग जाएं तो जो 7वां वेतन आयोग था उसमें 14% का इंक्रीज़ हुआ था सैलरी के अंदर, क्योंकि पुराना जो हमारा डीए वगैरह जोड़ के अब जैसे 18,000 बेसिक है, आज अनुमान लगाया जा रहा है इसको 45-46 हज़ार तक ले जाएंगे।
18,000 पे हमको डीए कितना मिल रहा है, वो सारा जोड़ के हिसाब लगाया जाता है और 18 से बढ़ा के बता दिया जाता है। वास्तव में वृद्धि जो होती है 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होती है और फिर 10 साल तक कोई वृद्धि नहीं होती है। तो एनुअल इंक्रीमेंट ही मिल जा रहे होंगे। हाँ, 10 साल तक फिर कोई वृद्धि नहीं होती है, तो ये गलत धारणा है। आज की तारीख में बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके घरों में बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई हैं, कर्मचारियों के हालात उसी तरीके के हैं। किसी तरीके से कर्मचारियों की तनख्वाह बड़े, इसकी तकलीफ हर किसी को अगर होती है तो वो ठीक नहीं। हम तो ये चाहते हैं, इस बजट से हमने लिख के भी दिया है और आज चूंकि बजट बन गया है, आज बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन हमने 1.5 महीने पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर को लिख के दे दिया था कि भारतीय रेलवे से जिसकी सारे देश के लोगों को बहुत अपेक्षा है, उसके जो ऑगमेंटेशन है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। और उसके लिए आज की तारीख में ट्रेनों की सुरक्षा के लिए कवच जो एक इक्विपमेंट है वो सब गाड़ियों में लगे, उसके लिए एडिक्वेट फंड देना चाहिए। कर्मचारी जो लाइनों पे अपने पेट्रोलिंग करते हुए मर जाते हैं, पूरे साल भर में 100 से ज़्यादा कर्मचारी मरते हैं, तो उनके लिए जो है रक्षक उपकरण होना चाहिए। साथ में आज की तारीख में आप देखिए कि ट्रेन की स्पीड की बात सब लोग करते हैं, एक्स्ट्रा लाइनें उसके लिए बननी चाहिए, उसके लिए फंड देने की बात होनी चाहिए। हमारी कर्मचारियों से संबंधित सुविधा, जिस तरीके से यात्री सुविधाओं में वृद्धि की बात होती है, कर्मचारियों से संबंधित सुविधाओं में भी वृद्धि की बात होनी चाहिए। किसी को ये पता नहीं है कि कर्मचारी हित निधि जो है वो केंद्र सरकार तय करती है कि कितना कंट्रीब्यूशन प्रत्येक कर्मचारी का होना चाहिए। वो 2014 के बाद जो पिछली यूपीए सरकार थी उसके बाद आज तक नहीं बढ़ा है। 11 साल में 800 रुपए प्रति कर्मचारी वो किया गया था। आज की तारीख में 1,500 रुपए कम से कम। तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं बजट को लेकर और हम जानने के लिए उत्सुक भी हैं कि अभी फिलहाल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका अगर कितना % हमें इस बजट में जब सामने आएगा तब देखने को मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ में। एक छोटे से ब्रेक की यहाँ पर जरूरत है, हम फिर से आपके पास लौटेंगे।